Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. અત્યારે જે ગવર્મેન્ટની પોલિસીસ પણ થઈ છે એ પ્રમાણે પણ અત્યારે કંઈ પણ વસ્તુ એમાંથી બહાર નીકળવું ને એ પણ ડિફિકલ્ટ થઈ રહ્યું છે. સો people have to oblige to the rules and regulations and the policies which is being created. So there is no escape also. So that the trust that they have to build up, the transparencies they have to keep it, and they have to do their best. એટલે પહેલા હું ઘણીવાર અહીંયા આવતો હતો કે ઇવન મુંબઈમાં કે બધા સાહેબ અમારે તો આટલી ઇન્કમ છે પણ અમે દેખાડતા નથી. મેં કહ્યું તમારે ઇન્કમ જોઈએ છે કે વેલ્થ જોઈએ છે? વેલ્થ જોઈતી હોય તો માર્કેટમાં આવજો, ઇન્કમ જોઈતી હોય તો તમે બીમાર પડશો તો આવતા વર્ષે ઇન્કમ જતી રહેશે. तो लाइक सर आपने बात की थी लाइक है ना, यू हैव टच द मल्टीपल पॉइंट्स. लाइक हम लोगों ने शुरुआत की वर्ल्ड इकोनॉमी से, फिर हम लोगों ने फ्रेजाइल इकोनॉमी की बात करी कि इंडिया 2013 में एक अलग इकोनॉमी था. तो हमारा एक जर्नी रहा कि वर्स्ट से हम लोग बेस्ट इकोनॉमी में भी कंसिडर हो रहे हैं. तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल चल रहा है कि बाय 27 इंडिया शुड रीच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम लोग लगभग 3.5-3.6 तक पहुंच भी गए हैं. तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से सेक्टर, बिकॉज हम लोग गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में कई सारे हमारी ऑडियंस MSMEs हैं, SMEs हैं, तो ऐसे की सेक्टर्स जहाँ पे आप बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं और एज अ एंटरप्रेन्योर और एज ए SME हमें उस सेक्टर के ऊपर अभी से फोकस करना चाहिए? देखिए SME ऐसी चीज़ है कि जहाँ से ही बड़ी कंपनियाँ आती है. इन्फोसिस भी छोटा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नरोड़ा का प्लांट आप पता नहीं आप लोगों ने किस में देखा होगा. आज रिलायंस इंडस्ट्री का नरोड़ा प्लांट कोई पूछता नहीं है, बट पहला प्लांट वही था रिलायंस का, राइट. तो जो भी बड़ा उद्योग आता है वो ऐसे में से जन्म लेता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप बड़ा होकर ही जन्म लेता है. तो दैट इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रगति होगी वो SME के जरिए ही होगी. और आगे SME का कैसे हाल होने वाला है कि जैसे ये PLI वगैरह की वजह से इंडस्ट्रीज आ रही है, तो उसमें अभी आईफोन आ रहा है या माइक्रोन आ रहा है जो गुजरात में भी वो, तो उसकी जो एंसिलरी कंपनीज है उसको इवन ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग तरीके का मशीन चाहिए होगा, अलग तरीके का ट्रक्स चाहिए होगा, अलग तरीके का सप्लाई चेन चाहिए होगा. तो उसके लिए भी कंपनियां खड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कहाँ से खुद ही कर पाएगा. वैसे ही अलग अलग तरीके की कार्स की कंपनियां आ रही है, जैसे टेस्ला से बात चल रही है. तो हर एक जो उद्योग है अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा. इन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, जो कई प्राइवेट सेक्टर में स्पेस कंपनियां भी भारत में आ रही है आज. तो उनको भी अलग अलग तरीके का मशीन चाहिए होगा, CNC या उससे भी बेहतर. और अपने वहाँ जो मैंने तो गुजरात में SME में बहुत काम किया है. मेरे वहाँ करीब 120 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है NSE में. गुजरात से ही मैंने करीब 400 कंपनियां, 397 कंपनियां लिस्टेड है आज NSE के इमर्ज SME प्लेटफॉर्म में. उसमें से 120 से 130 कंपनियां गुजरात से ही है. तो मैंने आप सोच नहीं सकते हो ऐसी कंपनियां आती है, जैसे बायोमास की कंपनियां आती है जो आपका जो बायोमास को सुखा के रखती है और आपके टरबाइन चला के देती है, और आपकी जो ईंधन की बचत होती है उसमें से आपके साथ हिस्सा लेती है. तो ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल बन रहे हैं कि जो पहले कभी लग रहा था इसमें क्या बना सकते हैं, करोड़ों रुपये कैसे बन सकते हैं, लेकिन लोग बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाए. तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज IT की है, फार्मा है, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आगे जाके बायोटेक में आपको जो मिलेगा रिटर्न्स, और गुजरात में बहुत सारी कंपनियां बायोटेक में भी काम करेगी, क्योंकि गुजरात एक तरह से फार्मास्यूटिकल का भी एक हब रहा है. और R&D जो गुजरात में होती है वो अलग तरीके की R&D है, तो जो एकदम कॉमर्शियल हो जाती है तुरंत. छोटा से छोटा उद्योग जो है वो अपना काम तेजी से बढ़ा सकता है. तो और जो इंटरमीडिएट जो हम कोविड में हमको पता चला कि अपनी जो इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल की जितनी भी इंडस्ट्री थी सब खत्म हो गई थी, क्योंकि चाइना ने एक टारगेट करके उनको ख़त्म किया था. तो आज वापस हम उसको खड़ा कर रहे हैं. तो ऐसी भी चीज़ आएगी जो वेंटिलेटर्स जो बनाने थे, हम गुजरात में काफ़ी कई कंपनियों ने अपने अपने वेंटिलेटर्स बनवाए कोविड के दौरान.
हाईटेक, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड हाईटेक एक्टिविटी। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उसमें और प्रगति होगी, क्योंकि नेचुरली जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो सब कंपनियां बढ़ेगी। लेकिन जो आप हाईटेक में भी साथ में रहोगे, कोशिश करोगे अपने जो भी एरिया में आप काम करते हो उसमें आप थोड़ा वर्ल्ड में हाईएस्ट टेक क्या है आपके एरिया में उसका ध्यान रखोगे। तो मशीनिंग में जैसे एक अल्केश भाई है, वो मशीनिंग का टरबाइन वो सब बनाते हैं, तो अहमदाबाद के बगल में ही बनाते हैं। तो उनको मैं कई बार बोलता हूँ आप बाहर के जाके देख आइए। और ऐसा नहीं कि आपका काम किसी से कम है, लेकिन एक दो ऑर्डर लेके आओगे तो आपको लगेगा कि मैं वर्ल्ड में भी तो कॉम्पीट कर सकता हूँ। आप इंडिया में कॉम्पीट करते हो क्योंकि हमारा कॉस्ट बहुत कम है, हमारी स्किल सेट बहुत अच्छी है, लेकिन हमको एक्सपोजर नहीं है बाहर का। थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर लेंगे तो हम चाइना से कम नहीं है। और जो भी सरकार की जो नीतियां है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह भी थोड़ा आसान हो रहा है। तो इसकी वजह से आज भी मैं पढ़ रहा था कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो करीब 15% था पहले इकोनॉमी में, आज करीब 8-9% हो गया है। तो बिकॉज दैट इज द फ्रिक्शन इन द इकोनॉमी, वो किसी के हक का नहीं है, बिकॉज वो वहाँ माल लाने में ले जाने में ही उतना पैसा लग जाता है, या तो उस पर डिले होता है तो हमारा डेमरेज लग जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब सरकार उस पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, सब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लग रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर लग रहे हैं, यहाँ पे धौलेरा का सिस्टम आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन होते दिखेगा। लेकिन सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा एक इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है, और उसमें क्या है कि इनपुट की कीमत बहुत कम है क्योंकि मैन पावर ही है, राइट। तो उसकी वजह से वो जो अपना फॉरेन का जो एक्सचेंज आता है हमारे पास, वो हमको बाकी जो सब चीज़ें इंपोर्ट करनी है आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो मशीनरी वगैरह मंगवानी है, वो भी हम वो पैसे जो आते हैं रेमिटेंसेस, करीब $125 बिलियन, $125 बिलियन रेमिटेंसेस से आते हैं। हमारे जो वर्कर्स बाहर काम करते हैं गल्फ में या अमेरिका में, यूरोप में, वो लोग हमको हर साल $125 बिलियन भेजते हैं। हमारी जो सर्विसेज कंपनियां हैं करीब $450 बिलियन का सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़े देर तक लंबा ले जाएगी, प्रॉब्ली 450 का अगले 10 साल में 1 ट्रिलियन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। बट जो मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक जो पार्ट है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे आईफोन का हो गया, चिप्स का हो गया, बाकी बायोटेक का हो जाएगा, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमको अगला एक नया मकाम तक लेके जाएगी। और गुजरात एक तरह से उसके पास अच्छा दरिया है, पोर्ट्स है, जो बाकी राज्यों के पास नहीं है। जो नॉर्थ में आप देखते हो वहाँ पर दरिया ही नहीं है, तो यहाँ पर है। तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गुजरात ने बहुत नाम कमाया है, माने जितनी रिफाइनरियाँ हैं, जितनी स्टील की मिलें हैं, सभी इस तरफ है। लेकिन अब जो हाईटेक का काम है वो भी आ रहा है, और वो पूरे भारत में जहाँ जहाँ सी कोस्ट है वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम रहती है। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन अपस्टेयर्स है, तो वहाँ से इनको यहाँ पर लाना पड़ेगा, या तो हमें वहाँ पर फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज करना पड़ेगा। तो सर्विसेज तो हो रही है क्योंकि वहाँ पे टेलीकॉम लाइन चाहिए, पूरा इंडिया का टेलीकॉम ठीक हो गया है। लेकिन जो रोड्स ठीक नहीं थे, आज आप सबको दिख रहा है 8 लेन के 16 लेन के रोड्स बन रहे हैं पूरे भारत में। अब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नया बना है जो अब उद्घाटन होने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल नॉर्थ तक भी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है पहुँचेगा, बिकॉज वहाँ पर वर्कर ज़्यादा है। तो सर आपने काफ़ी सारी सेक्टर्स पे टच किया, मैन्युफैक्चरिंग पे टच किया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री आती है तो एंसिलरीज भी आती हैं। आपने एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस पे टच अपॉन कर दिया, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे भी टच किया। तो आई थिंक इट्स अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आपने कम्युनिकेशन में बात की थी कि ट्रस्ट फैक्टर, कि आज इंडियन इन्वेस्टर का एक अननोन कंपनी में एक अननोन व्यक्ति पैसा लगा रहा है क्योंकि उसका ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर में भी आती है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, यू आर द अदर साइड ऑफ द टेबल, तो ऐसे सर्टन पॉलिसीज़ या ऐसे चीज़ें जो एनएसए ने इम्प्लीमेंट की है फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर का ट्रस्ट इस मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बना रहे,
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में 3 ग्रुप होते हैं कि जिनका इंटरप्ले होता है। एक तो ये है कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे निवेश करते हैं। दूसरा है स्टॉक ब्रोकर्स, जो है वो इन्वेस्टर्स को वो पैसे निवेश करने में मदद करते हैं। और जो कंपनियां हैं कि जो निवेशक से पैसे लेते हैं और उनको अपना भागीदार बनाते हैं एक तरीके से। तो फाइनल रिलेशनशिप जो है वो कंपनी का और निवेशक का है। और जो ब्रोकर जो है वो एक तरह से इंटरमीडियरी है। और एक्सचेंज जो है ये सभी तीनों का एक तरह से सभी तीनों एरियाज में ध्यान रखती है कि हर व्यक्ति अपना अपना काम करे, अपने रेगुलेशंस बनाती हैं। हमारे ऊपर भी एक रेगुलेटर है, इसका नाम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह सब पॉलिसी बनाते हैं, उसके तहत हम सब काम करते हैं। तो जो आज भारत में करीब 8.35 करोड़ इन्वेस्टर्स है, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो स्वाभाविक है कि जो रिलेशनशिप है, एक बार आपने शेयर खरीद लिया कोई कंपनी का, तो आपको कंपनी से जीवन भर साथ में रहना है जब तक आप वो शेयर को बेच नहीं देते हो। हम तो सिर्फ आपको ऑर्डर आप खरीदने का देते हो, आप पैसा देते हो, उसके सामने आपको स्टॉक दिलवा देते हैं। बाद में आपकी और रिलेशनशिप जो है आपकी और कंपनी के बीच में, जैसे शादी में पुजारी का काम रहता है कि आपके मंत्र पढ़ ले और शादी करवा दी, फोटो ले लिया, अब घर में जाके साथ में आप दोनों ने रहना है। So you are providing the platform. राइट। एंड ऑल्सो कई बार हस्बैंड बीवी को मारता है, कई बार बीवी हस्बैंड को मारती है, तो थोड़ा बोल सकते हैं कि मारना मत, है ना। बाकी लेकिन रहना तो दोनों को साथ में है। तो वही चीज़ हम करते हैं कि दोनों को, निवेशक को कैसे बिहेव करना है, कंपनी को कैसे बिहेव करना है। लेकिन कंपनी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के अंदर भागीदार है निवेशक। तो निवेशक का कोई ऐसा ऑब्लिगेशन कंपनी में नहीं है, जो उसने पैसा डाल दिया उतना हो गया। उसके बाद जो है कंपनी का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो हर क्वार्टरली रिजल्ट दें, जो अपने प्रॉफिट लॉस का एक तरह से इंफॉर्मेशन दे। कोई कंपनी में कोई मटेरियल इवेंट होती है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कोई आग लग गई, कोई भी चीज़ हो गई जो अनयूजुअल है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे लगाता है, तो पूरे मीडिया को, जितने भी निवेशक है वो सब उस पर देख सकते हैं। तो इतनी ही व्यवस्था है कि कंपनी की जिम्मेदारी है अच्छे से कंपनी चलाए। जब प्रॉफिट आया तो कंपनी के पैसे ले नहीं ले, खुद के जितने भी निवेशक है उसमें बांटे। और उसके लिए जो भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने भी धीरे धीरे करके नियम जो है थोड़े टाइट किए हैं। वर्ल्ड में हमारी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीतियाँ हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, खास करके छोटे निवेशक के लिए, जो एंटरप्रेन्योर ओनर होते हैं, कि जो कंपनी में ओन भी करते हैं, उनका हिस्सा भी होता है और वो कंपनी चलाते भी है, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं भारतीय भाषा में। वर्ल्ड में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, खाली इंडिया में ही है कि भारत में जो निवेशक है वो प्रमोटर के नाम पे पैसा डालता है। तो प्रमोटर को, जैसे एक फैमिली है उसका, वो बड़ा फैमिली हो जाता है। तो पहले खुद खाने से पहले अपने बच्चे को कैसे खिलाते हो, वैसे ही आपको बाकी निवेशक का ख्याल रखता है। उसको मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता हूँ। मेरे वहाँ कोई भी कंपनी लिस्ट करने आती है तो मैं उनको जो उद्योजक है उसको बगल में ले जाके बोलता हूँ लिस्टिंग करने के कि ये प्राइस तो ठीक है, लेकिन आपको जब प्रॉफिट आता है, एक तो अच्छे से मेहनत करिए, प्रॉफिट लाइए, उत्तरोत्तर प्रगति करिए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। लेकिन जब प्रॉफिट आता है तो पहले छोटे दूसरे लोगों का ख्याल रखिए, छोटे निवेशक का ख्याल रखिए, फिर अपना ख्याल रखना। उसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। क्योंकि जो कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो उनको एक तरह से एसिमेट्री है, दे कैन टेक डिसीजंस, सो व्हाट आई कॉल एसिमेट्री ऑफ पावर। दे ऑल्सो हैव मोर इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। और तीसरा होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एसिमेट्री ऑफ पावर होता है कि भाई अपने दोस्त यारों में या रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए भारत में आज कायदे है कि आप रिलेटेड पार्टी का कोई भी रेजोल्यूशन है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर का हाँ होना चाहिए, जो जिनका उसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ में। आपकी रिलेटेड पार्टी है, आप प्रमोटर हो, तो आप उसमें वोट नहीं कर सकते, बाकी सब वोट कर सकते हैं। तो सिमिलरली CSR के भी कायदे हमने लाए हैं। तो ये जो समाज के उपयोगी है, CSR का कायदा समाज के लिए है कि 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लार्ज कंपनीज हैज टू गो फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंड, तो जिससे आप समाज को उपयोगी हो। और जो निवेशक है आपके, उसमें मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी का, जिससे आपका एसिमेट्री ऑफ पावर
दूसरा एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये कंपनी का मुनाफा बढ़ने वाला है, या तो कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आपके दोस्त यारों ने या आपके ऑडिटर के दोस्त ने उसमें शेयर ले लिए, तो हम उस पर भी ट्रैक करते हैं कि कौन कौन आपसे रिलेटेड लोग हैं, वो लोग सौदे करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन आई तो हम उनको भी पकड़ के उन पर भी कार्रवाई करते हैं। और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको जब मुनाफा कंपनी का आता है तो आप निकाल नहीं लेते हो, या तो छोटे निवेशक जो है जो आपके मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं है, सिर्फ उनमें भागीदार बने लेकिन वो मैनेजमेंट में उनका कोई खास से नहीं है, तो उनको कैसे आप ट्रीट करते हो उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड इन टॉप countries where small investors' interests are taken care. That's why more and more people are coming to invest in stock. वेल सेट। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और आपने बहुत आसान भाषा में समझा है कि अगर प्रमोटर अपने इन्वेस्टर का ध्यान रखेगा, मतलब प्रॉफिट को पहले उनको बांटेगा, तो आई थिंक इस ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टर एंड कंपनी दोनों ग्रो कर सकती है। सर गुजरात में कई सारे एसएमईज हैं जिनको लगता है कि हम एक स्केल पर तो आ गए हैं, कि हमारा एक टर्नओवर इस लेवल पर है कि हमें अब वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहिए। तो आपके हिसाब से इनको क्या मैसेज हुआ कि एसएमईज किस लेवल पर जाके आईपीओ लाके अपनी वैल्यू को अनलॉकिंग कर सकते हैं? ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला या ऐसे कोई सजेशन आपकी ओर से? ब्रॉडली ऐसी कोई फॉर्मूला होती नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडली जैसे मैंने कहा करीब 397 कंपनियां लिस्ट हुई है, 400 गिन लो, तो उन लोगों ने एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म से 8,000 करोड़ रुपये कलेक्ट किया है। तो करीब करीब एवरेज 20 करोड़ है। कोई कंपनी ने 2-3 करोड़ भी लिए हैं, कोई कंपनी ने 40 करोड़ भी लिए हुए। तो आप 2-3 करोड़ भी मार्केट से उठा सकते हैं और 100-500 करोड़ भी एसएमई में भी उठा सकते हैं मार्केट से। जितनी मार्केट को लग रहा है भाई आपकी क्षमता कितनी है, आपका ग्रोथ कितना होने वाला है, आपका पास्ट कैसा है, उसके हिसाब से आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, आपको किस तरह का कैपिटल का ज़रूरत है। जहाँ कैपिटल का ज़रूरत नहीं है तो लेने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जहाँ कैपिटल का ज़रूरत है और ग्रोथ नहीं है तो भी लेने का फ़ायदा नहीं, तो क्योंकि इन्वेस्टर को तो ग्रोथ चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सोच के आपको जो भी ज़रूरत हो, लेकिन मिनिमम 25% जो है आपकी कंपनी का आपको आईपीओ के समय एसएमई में पब्लिक को देना है। तो आपको सपोज आपको लग रहा है कि भाई मेरे कंपनी का वैल्यूएशन 70 करोड़ है या 80 करोड़ है, तो 25% हो जाता है तो 20 करोड़ आप मार्केट में मिनिमम देना पड़ेगा। तो और मिनिमम 50 इन्वेस्टर चाहिए होते हैं इन आईपीओ फॉर एसएमई। तो वो 50 इन्वेस्टर आपके हो गए, उन्होंने आपको इतना पैसा दे दिया तो आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है। और फिर जैसे रिलायंस ट्रेड होती है या एसीसी ट्रेड होती है, उसी तरह से आपकी कंपनी भी ट्रेड होती है। लेकिन उसके फ़ायदे क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो उस समय आपका जो शेयर का वैल्यू भी बढ़ता है। जबकि कईयों को लगता है कि भाई नहीं, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल मुझे पैसा देगा, और हर रोज़ हम इकोनॉमिक टाइम्स में पेज 3 में पढ़ते हैं कि भाई इसको इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया। लेकिन वो एक तरह से कहते हैं ना कि आईआईटी में किसी को 1.5 करोड़ की सैलरी मिल गई, वैसा है कि 2-3 साल में एक को मिलती है, बाकी सबको पेरेंट्स को लगता है कि यार तुमको तो 15 लाख की सैलरी मिली, 1.5 करोड़ की मिलनी चाहिए थी। वो हाल है, किसी को नहीं मिलता है, राइट। तो जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको कोई टच नहीं करने वाला है, उसको हम एक दूसरे को ही टच करेंगे, राइट। तो जिनको कुछ नहीं मिलता और उसको मिलने वाले में वो लोग आपके हाथ पांव मुंह सब बांध लेते हैं। कोई प्राइवेट इक्विटी आपको देता है, वो एक्चुअली इक्विटी नहीं है, वो डेट है। वो आपको ऋण देते हैं, उस पर कहते हैं कि आपको मैं 20 करोड़ दे रहा हूँ या 100 करोड़ दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल के बाद आपसे 500 करोड़ लूंगा, या तो आपका शेयर का प्राइस 500 से ज़्यादा होगा। तो आप जब नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी उनके हाथ में चली जाएगा। यहाँ पर आप लिस्ट करते हो लेकिन आप कंपनियाँ चला पाते हो। पूरा जो इंडिपेंडेंस है आपको आज, आपको उस समय भी मिलता है, खाली आपको और लोगों को जवाब देना पड़ता है जो दूसरे निवेशक है। तो जो स्टॉक मार्केट में आने से आपको इतने फ़ायदे मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जैसे आपको किसी तरह का कोई क्लॉजेस जो आपको प्राइवेट इक्विटी वाले या वेंचर कैपिटल वाले डालते वो है नहीं। दूसरा है कि आप आपका जो शेयर है उसको आप करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको किसी को हायर करना है, उसको स्टॉक ऑप्शन दे दो तो वो आपकी करेंसी हो गई, जैसे नारायण मूर्ति साहब ने किया इन्फोसिस में। आपको किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है तो भी अपनी कंपनी के शेयर दे सकते हो, तो वो भी एक करेंसी हो गई कि नहीं, राइट। आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलती है, हर रोज CNBC पे, NDTV पे आपका नाम हर रोज फ्री में आएगा।
तो वो है ना, विजिबिलिटी आ रही है, आपकी ब्रांडिंग एक्टिविटी ब्रांडिंग हो जाती है, आपको फ्री में बेंचमार्किंग हो जाता है। हर वो एनालिस्ट आपको बोलेगा कि भाई आपका तो लेबर कॉस्ट टू सेल्स रेशियो तो इतना ही है, वो दूसरे में ज़्यादा है, कम है, वर्ल्ड में इतना होता है, आपका रॉ मटेरियल का भाव यहाँ पे इतना है, वहाँ तो दूसरे में कम है, तो आपका बेंचमार्किंग भी घर बैठे बैठे हो जाता है, तो एक पीछे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो और उससे आप उस पर लिखो अपने विजिटिंग कार्ड पे कि भाई मैं लिस्टेड हूँ NSE पे, तो बैंकर जो है आपको बाहर बिठाता था, वो आपको बाहर लेने के लिए आएगा कि साहब आप आ जाइए। जब आप ऋण लेने जाते हो तो डेट इक्विटी रेशियो मांगते हैं, तो इक्विटी कहाँ से लाएगा? तो ये आपको इक्विटी लेके दे रहा है। और फ्यूचर में भी आपने कंपनी ने अच्छा किया है, आपने 20 करोड़ उठाए हैं, उसके बाद उसके प्रॉफिट बढ़ा और आपको बाद में 100 करोड़ लेने जाना है, तो लोग आपको खुशी खुशी देंगे क्योंकि आपने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है ना। तो आपको जभी जैसे धीरू भाई ने किया, जभी उनको पैसों की जरूरत पड़ी, पब्लिक से उठाया उन्होंने, क्योंकि पब्लिक को पता था कि इसने हमको अच्छा रिटर्न्स दिया है तो आपको फिर पैसे देते हैं। तो मेरा ऐसा है कि ये जो खुद का भी भला होता है और समाज का भी भला होता है, तो ये जो चीज़ें है। और आपको दूसरा एक चीज़ जो कोई बताता नहीं है कि आपका 10% टैक्स लगता है, जबकि जब आप बेचोगे अपना शेयर तो आपको लिस्टेड कंपनी में 1 साल से ज़्यादा आपने शेयर होल्ड किया, विच प्रमोटर ऑलवेज होल्ड्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता है वहाँ पे। अदरवाइज आपको 20% प्लस 2-3% एक्स्ट्रा वो सरचार्ज वगैरह लगा के 23-24% लग जाता है, तो आपका टैक्स भी यहाँ पे आधा लगता है। आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी है कि घर में 2-3 बच्चे हैं, तो आप एक जन को चलाने दो, दूसरे जन बैठ के खा रहे हैं बिकॉज उसमें से इनकम आ रही है। और आपको जो इनकम मिल रही थी, कोई आदमी सब 100 करोड़ का टर्नओवर है और 5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से टैक्स गिन लो तो 4 करोड़ होगा, खुद की जेब में आएगा तो 2-3 करोड़ ही आएगा, तो आपको साल में 2-3 करोड़ का इनकम जेब में आता है। लेकिन 5 करोड़ का प्रॉफिट है और आपको प्राइस अर्निंग का 20 का रेशियो लगता है, तो आप 100 करोड़ का वेल्थ बन सकता है कि नहीं? तो आपका इनकम को आपको वेल्थ में कन्वर्ट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा। और सभी लोगों को लगता है कि भाई मैं ऐसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बना हूँ, मुझे भी धीरू भाई अंबानी बनना है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के तो मैं कई बार कहता हूँ कि भाई धीरू भाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, नारायण मूर्ति हो, अजीम प्रेमजी हो, वो तो अलग अलग बिजनेस करते थे, लेकिन उनमें समानता क्या है कि सभी बिलियनर बने स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने से। तो आपको बिलियनर बनना है तो स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो अपनी दुकान चलाओ घर पे। ये शायद से आपने सर एक बहुत बड़ा सफलता का फॉर्मूला एसएमईज को दिया है, क्योंकि कई बार एसएमई हेजिटेट करते हैं कि हम पब्लिक में जाएं, पब्लिक मनी के लिए जाएं या न जाएं। तो आई थिंक ये आपके इस स्टेक के बाद मुझे उम्मीद है कि जो 400 कंपनी आपके एनएसई पर रजिस्टर्ड है उसकी संख्या बढ़ने वाली है इस इंटरव्यू के बाद। नहीं, और जो भी करते हो समाज को ध्यान में रख के करो। मेरा ऐसा कि आप आइए, आपका स्वागत है, इसलिए तो हम आए। हमारी रचना इसलिए है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, भागीदारी बढ़ाएं, समाज में ट्रस्ट बढ़ाएं। और जब आप आते हो तो मैं हूँ नहीं है, साथ में लेके सबको चलना पड़ेगा, परिवार बढ़ जाएगा। और कई बार लोगों को लगता है यार मैं तो बीवी को भी जवाब नहीं देता हूँ, इतने लोगों को क्यों जवाब दूँ, मेरा धंधा मेरा है। अरे भाई सब समाज में रहते तो जवाब तो देते ही हैं, है ना? तो थोड़ा और जवाब देना, लेकिन जो आपको फ्रीडम मिलेगी, जो आपको एक्सपांशन की तक मिलेगी, आपके जो दरवाजे खुलेंगे, वो अभूतपूर्व है। True, very true. But beautifully explained, sir. The way you have explained about private placement versus stock market and coming into stock market as an IPO, very beautiful. I think so. Like this, like startup business, we're gonna gain a very fantastic knowledge through your. और कोई आपको $20 बिलियन का वैल्यूएशन दे देता है, तो आपको लग रहा है मेरा $20 बिलियन हो गया, वो तो हवा के है। आप बैजू को देखा ना, 25 बिलियन था, अभी उसको $2 बिलियन का लोन दिलवाया, उससे कंपनी में डलवाया, अभी वो बंदा मारे घूम रहा है कि मेरा $2 बिलियन तो चला गया, अभी उसका वैल्यूएशन पूरी कंपनी का $2 बिलियन हो गया। समझ रहे हो? जबकि अपनी कंपनी है बॉस, 25% ही लिया है, हमने कोई ऋण नहीं लिया है, राइट? और अपनी मर्जी से चला रहा है, कोई अपने पीछे बैठ के डंडे नहीं मार रहा है कि बॉस ये इस तरफ जा, उस तरफ जा। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.